जी मैं मुस्कान हमारे साथ है। ठीक जी सर। सर हम स्टार्ट करें आई कुड इंट्रोडक्शन। जी जी, मैं आप स्टार्ट ओके करूँ। सर। ओके सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम विजिबल है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुस्कान है, मैं मॉडरेटर हूँ आई कुड ग्रू की। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आई कुड ग्रू का। तो आई कुड ग्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज के साथ लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। आई कुड ग्रू का जो मिशन है, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स अपने स्टूडेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाना जो मार्केट में इन डिमांड है, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप करवाना वेबिनार और हैकाथॉन्स की शक्ल में। हमारा जो फोकस है और हम काम कैसे करते हैं, तो आई कुड ग्रू जो है 10 सेशंस आई कुड ग्रू के रन होते हैं पर डे। एक वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप्स। एक वीकली वेबिनार सैटरडे वेबिनार जिसमें आप सारे मौजूद हैं। इसके अलावा लीड कोड के सेशंस रन होते हैं, फ्री आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली कुछ सेशन अरेंज किए जाते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई जैसी एडवांस कोर्सेज आर कोड ग्रुप पे रन हो रहे हैं इस टाइम पे। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जैसे जो कोर्सेज हैं जो लीड कोड में हमारे को हेल्प करते हैं, आई कुड डू बैक टू बैक इस तरह के कोर्सेज रन करवा रहा है सेशंस को। इसके अलावा ये जो सारे सेशंस हैं ये रिकॉर्ड होते हैं। अगर इन केस हम कोई लाइव सेशन में, जिस तरह के अभी में हम अपीयरेंस अपनी शो नहीं करते, तो हम आई कुड डू के ऑफिशियल फेसबुक पेज से उसकी रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। ये कुछ आई कुड डू की रिसेंट अचीवमेंट्स हैं। मेन 400 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन एंड कोडिंग कंपटीशन जो कि आई कुड डू ने विन किए हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आई कुड ग्रू के जो स्टूडेंट्स हैं वो फुली फंडेड जो एडमिशंस होते हैं और स्कॉलरशिप्स होती हैं वो ग्रैब करते हैं दुनिया के सारे मुल्कों में, स्पेशली यूएस में। इसके अलावा आई कुड ग्रू स्टूडेंट्स को लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए तैयार करता है ताकि वो मार्केट में स्टैंड आउट हो सकें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव और मेंटेन कर सकें। हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सबको ही पता है, उसमें एक CS50 पजल डे ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें हमारी जो टीम थी वो हाईएस्ट रैंक थी अमंग ऑल ऑफ दी टीम्स सॉल्विंग इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। इसके अलावा आई कुड ग्रू अपने स्टूडेंट्स के लिए 2 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स पर मंथ इंट्रोड्यूस करवाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सभी ने सुना होगा, तो हर साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक कोर इन प्लस कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान से 9 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 7 हमारे आई कुड ग्रू के मेंटर्स थे। गूगल कोड जैम एक प्रेस्टिजियस कोडिंग कंपटीशन है जो कि हर साल होता है। 2023 में 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था जो कि सारे आई कोड ग्रू से थे, और ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बड़ी हाईलाइट हुई थी 2023 की। इसके अलावा हमारे 3 इंटर्न्स जो हैं अबू धाबी गए थे फॉर इतिहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आई कोड ग्रू को रजिस्टर करने के लिए ये लिंक मौजूद है। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक। आज का जो वेबिनार का टॉपिक है वो है डाइविंग इनटू ब्लॉकचेन एंड ओपन सोर्स इनोवेशंस। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर तौसीफ लियाकत हैं। मैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सर तौसीफ का। तो सर ने जो अपनी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सालैंड जर्मनी से। और अगर मैं सर के एक्सपीरियंस की बात करती चलूँ तो इन 2005 में ही ज्वाइंट मेंटर ग्राफिक एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। इसके बाद सर ने नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2014 में ही वर्कड VMware एज अ स्टाफ इंजीनियर एंड ही वर्कड एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बिग टेक कंपनीज लाइक मेटा, एयरबीएनबी, एल्गो लैब, और currently he is working as a kernel software engineer at Agoric. So sir, हम
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए. सो प्लीज़ जॉइन मी टू वेलकमिंग सर तौसीफ लियाकत एंड सर वी कैन टेक स्टार्ट ऑफ दिस वेबिनार. Thank you. Thank you for the introduction. Assalamu alaikum everyone. मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर दोबारा आने की. So let me share my screen first. Can you enable me to share my screen? जी सर. जी. ठीक है. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है. ठीक है, जबरदस्त. और आपको ब्लॉकचेन एंड ओपन सोर्स की स्लाइड नजर आ रही है? जी सर. ठीक है, जबरदस्त. अगर स्लाइड्स जो है वो विजिबल ना हो या अगर उसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा हो तो मुझे बता दीजिएगा. और एक मिनट मैं अपने कमेंट सेक्शन को ओपन कर लूँ. अगर आपके किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स के अंदर या अनम्यूट करके मैसेज कर सकता है या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, नो वरीज. फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरप्ट मी. ठीक है. एंड लेट मी सी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो मेरा नाम तौसीफ लियाकत है. आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा और टुडे हम ब्लॉकचेन एंड ओपन सोर्स के ऊपर बात करेंगे. सो लिटिल बिट अबाउट मी. मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी इन लाहौर इन 2005. आई हैव 4 kids. पाकिस्तान में मैं ग्रो किया था. जर्मनी से मैंने मास्टर्स की डिग्री की और फिर यूएस में भी पिछले 12 साल से हूँ. Worked at Microsoft, Meta, Airbnb, Nokia, some big companies. Did my own 2 startups, Manaki and Algolab. Currently, I'm a software engineer at Agoric. I will tell you a little more about Agoric later. Software engineering, I worked on operating systems, distributed systems, and decentralized systems. I coach and mentor students, and this is my LinkedIn. You can go and follow me or connect with me there if you have any questions about career and studies. So मुझे भूल जाता है कि मैंने उर्दू में बोलना है. अगर आपको अगर लगे कि I need to switch, please let me know. ठीक है. And so let's कंटिन्यू. सो ब्लॉकचेन के ऊपर जब थोड़ा सा बात करने लगेंगे तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स को कवर करना चाहूँगा. And then we will go into more details. But the topic is so big that we might not be able to cover the whole thing. But I want to make sure कि हम इस मीटिंग में ब्लॉकचेन की वो फंडामेंटल्स जो हैं आपको मैं बता दूं, जिसकी वजह से आप जिनको लेकर आप डिटेल में बाद में और इंटरनेट से रिसर्च कर सकें और उसके अंदर मज़ीद जो है ना वो सीख सकें बाय योरसेल्फ. सो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर एक सेंट्रल एंटिटी या एक कंपनी या मशीन जिसके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं. एवरीवन नीड्स टू टॉक विद दैट सेंट्रलाइज्ड entity to get the information or to verify things or many other things. हमारे जो centralized systems की examples हैं वो for example आपका Facebook है, right? Facebook is a centralized system क्योंकि जितना भी आप सोशल मीडिया या फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करते हैं वो सारा सारा जो डाटा है वो फेसबुक के पास आता है. एंड देन इट ट्रांसफर दैट डाटा टू अदर यूजर्स थ्रू देयर सर्वर्स. इसी तरह अदर सेंट्रलाइज सिस्टम्स की एग्जांपल्स ट्विटर है, एंड वी विल सी मोर एग्जांपल्स लेटर. डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कोई एक सेंट्रल एंटिटी नहीं है जो कि डाटा को रखती है या उसके पास उसकी कस्टडी होती है. देयर आर मैनी entities and many
organizations or many individuals who might have the data with them. So even if one entity goes down, the data is still there, or network still might be functioning. But in this centralized system, अगर वो Facebook का server down हो जाए, then कोई भी से Facebook को use नहीं कर सकता, right? Because वो centralized system है. और जब हम इन चीज़ों की बात करें तो ये networks, we are talking about networks, and networks can be digital networks and also social networks as well, right? अगर आप बात करें governments की, तो government is a centralized system, right? So everything is top down, goes to president or prime minister, and then they relay the rulings and whatnot into different or instructions to other people to do stuff, right? इसी तरीके से organizations, कोई company है, it's a mostly centralized system, right? There is a CEO, that's a central entity, and that is directing everyone to do what to do. But in the decentralized system, things are not relied on one person or one entity. In the network, there are multiple entities. Centralized systems में LinkedIn is an example, Pinterest, YouTube. These are all centralized systems owned by some companies. And if the server or something bad happens, or if they decide to block you, you're blocked, right? Um, and and this is another example of an organization which has the president, central entity. Example of centralized finance or in banking, for example, when you go to get cash, you're talking with a centralized entity. In Pakistan, for example, this is State Bank, which is controlling all the finance in the country through other banks, right? So that's a centralized system. What is a decentralized finance or DeFi example will be, for example, Bitcoin. Bitcoin is not controlled by one entity. It is managed by many thousands of people. They're running some software on their computers, and because of that, there is no one entity which is owning, and you're still able to transfer Bitcoin from one person to another person. So it is a example of a decentralized system. How many of you have experience in blockchain, by the way? I want to get an idea how many people have worked on blockchain. Is anyone uh, so blockchain can be when we're talking about blockchain, many people think of blockchain, we do trading and we make money by selling and buying tokens. So that is one aspect of it. Um, which currency or which tokens are good, you buy them and you sell them when they are when there's a good time. I'm not talking about those things. I'm talking about the technology, building infrastructure for blockchain, or building um, smart contracts. If you have done anything like that, let me know in the comments. If I want to see how many of you are familiar with the things I'm talking about. Okay, so so these are some examples of centralized and decentralized systems. This is another. So these are examples of decentralized networks or systems which are popular nowadays, actually. Bitcoin, you already know. Then Mastodon is an alternative to Twitter. You should go and check this out and create an account and see how it works. IPFS is like hosting surveys where you can upload your files and data. It's also not owned by or managed by one entity. It's decentralized. Similarly, Matrix is a very growing network of for communication. It's also, so all of these are decentralized. I highly recommend looking at them and getting to know about, and if you want to use them, try them out. They are getting popular slowly. And one very popular example which you have already used, which is internet. So internet is a decentralized system. If
someone, if the government of Pakistan says that they don't want anyone to use internet, they can stop the internet, but the rest of the world still uses internet, right? Is a centralized in a way that governments still have the power to ask IPs, ISPs to block the internet. But overall, in the world, it's kind of a decentralized system where world still functions and people can still communicate if one country decides to stop the internet in their country. Um, so let's go a little more into centralized systems. You in a When you're talking with a bank, right? You ask them, okay, this is you deposit some money or you withdraw some money. They're keeping track of all the accounts in some book, and they write the entries there, how much money you took, how much money you deposited, and so on. So they have this book in which they are recording everything. But this is centralized. You don't have a copy of it, or you might have a copy or a statement, but that is not considered record like how much money you have. Um, it just shows you how much you have at one instance. But later on, if the money goes out from somebody extracted money from your bank account for payment or something, your statement is now obsolete, right? It has old data in it. But the bank has up-to-date ledger that it uses to know who has what, right? And so this is centralized and what are the benefits and or advantages and disadvantages of having a centralized system? Advantage is that it is it is consistent. We know whenever we go to the bank, we get the same answer. They will tell us the truth about this, how much money we have. Um, it is relatively fast because only one this organization need to um, manage or keep track of your money. But if you want to transfer money from one bank to another bank, then it becomes a little slow, quite slow, because now these two centralized entities need to talk with each other to transfer money. So there are many advantages and disadvantages. That's why we are still using them. And there are disadvantages we are going to talk in later, of because of which we are now considering to go into decentralized world. And in the decentralized world, there is no one central entity that has the truth. And lots of people in the network have the copy of the ledger, and every ledger or this book, copy of this book has the same entry in it, and so you can go to any one of them to see what is your balance. The hard problem is in this kind of, if you want to build something like this, how to make sure that everyone has the same data, right? There could be a problem where somebody might write an entry here and they are not able to communicate with this guy to update them, right? So there are many challenges if you want to build something like this. um, but there are advantages that you don't have to rely on one entity. For example, in the previous case, if this bank um, shutdowns, shuts down, and or there is a corruption in their software, they might delete your entry or something, right? And still, you might lose your money, and or how much, or and also you have to depend on them. If there is some corrupt person inside the bank and they go and update the entry, there's no way you can challenge them because they have the truth, and you cannot say, oh, I had different money, and now there are ways, but the point is that it's a centralized entity and you have to rely on them. If they block your money, that's blocked, right? You cannot extract or retrieve that money. In the decentralized world, um, we have copies of these ledgers and everyone knows what is the state. And if one entity
goes down, other people have the ledger or book to tell you what is the status. There is now a problem of privacy, right? Now everyone has your information. That's another set of problems that we need to deal with. But we solve something and we get into some other. And privacy can be solved through um, encryption and other mechanism. We might talk in those things in some other webinar. So I told about all these centralized and decentralized systems because I needed to tell you the definition of blockchain, because it has a very important aspect of it is the decentralized. So blockchain is a secure shared digital record of transactions that cannot be altered. It is spread across many computers. There are many other definitions. I tried to find something which is easy to understand. It is secure because it is we have, instead of just keeping it with one, we spread the knowledge at multiple locations to make it secure, right? Everyone knows it, so now nobody can delete it, right? That kind of thing. And you cannot change it. You cannot go and if something is written, you only append to that. You cannot go and delete something in it. So for example, if you have $10 now and tomorrow you add 10 more dollars, you don't go and delete the old entry. You add another entry that says plus 10 and it becomes 20, right? And you can go back and see how much money you had last day. Okay, let's now talk about a little bit of history. History is very important to whenever you're entering into any field, or if you're reading any new book, you should try to learn where this idea come from, why it is important, who have worked on this thing before. Getting to know history enables us to ground ourselves. So in few decades ago, there was very popular. There was a movement called cyberpunk. These were activists who were strong on cryptography, and they wanted to enhance the privacy, and they wanted to make sure that the governments open source the cryptography algorithms, so that those cryptographic algorithms are secure, the encryption is secure, because they wanted to make sure that people can have liberty and they be able to have privacy and so on. So this movement pushed government of US to actually open source many encryption algorithms so that people can start using them easily. And then there is another movement called libertarian. This is a political and philosophical movement that they want less control from the government. They want freedom and civil rights and many other things. And one of uh, the problems in the modern world is that the governments have too much control, and so these two movements and many other people they started working for first cyberpunk, and then when Bitcoin was invented, libertarian movement was very much uh, supported or support big supporter of that blockchain uh, technology, because because it can enable people to have more privacy. It can enable government to have less control on the money people use, because now in US, for example, if any money transfer happens, government knows where the money transfer is happening, and it is kind of a limiting in our freedom. We Somebody is watching us, right? So the libertarians say, no, this is not good. And so these movements supplied and helped build or fund that technology that was blockchain. And so when you read some historic books on blockchain, you will get to know a little more about this. And so looking back into history, in 90s, people have started working on
technologies that can be can enable people to build smart contracts. We'll talk about smart contracts in a minute, but how digital cash might work, and in 2009, finally Satoshi Nakamoto, we don't know who this person is. It's anonymous, um, uh, but he proposed, he wrote a paper, he or she, we don't know. He wrote a paper about Bitcoin, and then and this whole movement of blockchain started. Bitcoin is still very popular. It's I think all-time high right now. And so, by the way, last year was a winter of blockchain. मतलब blockchain की market काफी down थी. अब दोबारा से market is getting better. People have started building more technology already. The serious people were already building a lot of doing a lot of work in last year as well, but in the coming days आपको नजर आएगा कि बहुत सारे और भी क्रिप्टोग्राफी के और ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. In 2013-14 इथीरियम आया, और उसके बाद और बहुत सी चेंज जो है ना वो आई इंडस्ट्री के अंदर. और अब रिसेंटली क्योंकि इतनी सारी चेंज बनी ब्लॉकचेन के अंदर बिटकॉइन के अलावा, कि अब now people are talking about how to connect these different blockchains together. And so there are words you might hear like interchain or multi-chain or cross-chain. That means that how to make two chains work with each other. So in blockchain world, there are two kinds of chains. One are single purpose chains, and then there are multiple purpose or platforms. Single purpose chains example is Bitcoin, the biggest. And another word used for them is called app chain. So if you search app chain, you will see a lot of work happening right now about app chain, and Bitcoin is the best example about it. It has only one purpose, and that is that it is a digital currency. It's just a token that people can exchange with each other. The platforms are a place where you can build your applications on top of it. Not you can create your own tokens using these platforms, right? On Ethereum, जैसे there are many people created their own token in to compete with Ethereum, right? So sorry, to compete with Bitcoin, or to have different utility. और उस token को बनाने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि वो पूरे का पूरा नेटवर्क बनाए बिटकॉइन का, उन्होंने इथेरियम के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जो कि एक टोकन की तरह काम करता है. टोकन क्या है? टोकन इज टोकन की डेफिनेशन. टोकन इज लाइक is used as a currency, digital currency, which you can or digital asset you can exchange with other people on the network. Yeah. अच्छा, इथेरियम इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, अपने एप्स लिख सकते हैं. फिर स्लोना है, अगोरिक है, अवलांच है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर इथेरियम है. अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करने से पहले ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर देते हैं. ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आपने अपने कि दोस्त को जो है वो एक प्रॉपर्टी बेचनी है, राइट? तो ये दो पार्टीज हैं, राइट? आप और आपके दोस्त. आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, आप जो है ना थर्ड पार्टी के पास गए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास गए, उनको बोला कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अपना जो प्रॉपर्टी है इस बंदे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, और ये मुझे जो है ना इतने पैसे दे रहा है. वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी एज अ रिकॉर्ड कीपिंग, सो दैट अगर आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप दोबारा से इसके पास, इस थर्ड पार्टी के पास जा सके और कह सके हाँ भाई वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, ये बंदा मान नहीं रहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है कि इसकी प्रॉपर्टी है, राइट? तो उसके बाद भी उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है कि आप उसको पैसे दे देते हैं, वो आपको जो है ना वो प्रॉपर्टी की दे देते हैं, आपके हवाले कर देता है, राइट? और इस तरह की कोई भी चीज़ है जो भी आप लोगों ने ट्रांजैक्शन करनी है, वो आप थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में भी पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपने अपने दोस्त को, बीच में बैंक इज़ अ थर्ड पार्टी, राइट? और
और बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो बीच में कोई ना कोई लॉयर आ जाते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट आ जाती है, सम थर्ड पार्टी कम्स इन एंड देन वी एग्जीक्यूट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं कि यार ये थर्ड पार्टी जो है ना वो काम को स्लो कर देती है। उससे बेहतर ये नहीं है कि हम इसको निकाल ही दें, ख़त्म करें रास्ते से और अपना काम थोड़ा तेज़ कर लें। तो उसके लिए फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कोड के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक कोड के अंदर लिखते हैं, वो कोड जो है ना ब्लॉकचेन में रन होता है, कोड प्रोग्रामिंग कोड वो ब्लॉकचेन में रन होता है और आपको जो है ना वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। और आपने जब भी कोई अगर मामला तय करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके दरमियान में लड़ाई हो जाती है आपके दोस्त के साथ, तो आपने कहाँ पर जाना है? आपने ब्लॉकचेन में जाकर देखना है और जाना है ये देखो जी ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था, इसके मुताबिक जो है ना ये प्रॉपर्टी मेरे पास है होनी चाहिए। और एंड देन यू कैन रिजॉल्व बिकॉज द के उसका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया हुआ ब्लॉकचेन के ऊपर और कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो इसके ऐसे जो आपकी ट्रांजेक्शन हैं बहुत जल्दी हो सकती हैं। अभी कभी भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इन फ्यूचर ये एक फास्ट प्रोसेस हो जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप जो है ना क्लिक क्लिक करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी, आपको किसी के पास थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपने जब पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बैंकों में आपस में जो है ना एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने हैं, मैंने अपने ही बैंक में अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसमें भी 3 दिन लग जाते हैं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपस में जो है ना वो उसको अकाउंटिंग को मैच करना होता है और जो भी उन्होंने करना होता है लंबा प्रोसेस उनका। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दैट विल बी इजियर एंड फास्टर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे रन होते हैं? ये कोड होता है, ठीक है, आप लिखते हैं इस पार्टी और ये दो पार्टीज हैं, उन्होंने आपस में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, वो उनका डाटा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास आएगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसका एक वो ट्रांजैक्शन बना देगा, उस ट्रांजैक्शन को वो ब्लॉकचेन के अंदर सेव कर देगा। ब्लॉकचेन के अंदर अब वो हमेशा के लिए जो है ना सेव हो जाएगी जाके, जिसको हम बाद में देख सकते हैं। ब्लॉकचेन में अगर आपने काम करना है तो आपको क्रिप्टोग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा है कि यार हमें कोई कोर्सेज हैं तो, जो कि हम कर सकें, तो वो ये जो जो चीज़ें बता रहे हूँ इसके लिए अलग अलग कोर्सेज जो है ना आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे करने के लिए। तो मेरा मकसद यह है कि आपको एक बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है और बेसिक्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड करा दूँ ताकि आप अपनी अपनी इंटरेक्शंस में जा सकें। सो क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर साइंस का कोर एक सब्जेक्ट है। आपने अगर बीसीएस किया तो वहाँ पर आपको शायद ये सब्जेक्ट मिला हो पढ़ने के लिए। तो उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको कहते हैं वन वे हैश फंक्शंस। ये काफ़ी यूज होते हैं हमारी क्रिप्टोग्राफी में। बहुत सारा काम वन वे हैश के थ्रू हो रहा होता है और हैश वर्ड आपको काफ़ी मिलने को मिलेगा इन जब भी आप डिस्कशन कर रहे हो ब्लॉकचेन की। सो हैश करता क्या है कि ये हैश फंक्शन है, ये कोड है, वो क्या करता है उसको आप इनपुट के तौर पे एक प्लेन टेक्स्ट देते हैं और वो एक आउटपुट के तौर पर आपको एक और टेक्स्ट दे देता है। उसको उस टेक्स्ट को कहते हैं हैश्ड टेक्स्ट। और वो जो है ना वो वन वे है कि आप इस हैश से आप पीछे प्लेन टेक्स्ट को नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं फिगर आउट कर, अगर मैं आपको ये जो स्ट्रिंग है ये दूं, आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये किस इसका प्लेन टेक्स्ट क्या था। इस वजह से इसको वन वे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉक्स लिखा और हैश फंक्शन को यूज़ किया तो उसने मुझे ये एक हैश दे दिया। हैश सम कहते हैं इसको, ये हैश कह लें। इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, जो भी आप हैश एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो हैश फंक्शन के अंदर, उसकी वो एक फिक्स्ड आउटपुट निकालता है। इसी तरह मैंने ये एक टेक्स्ट दिया इनपुट के तौर पे, हैश फंक्शन ने ये निकाल के दे दिया। ये इसमें सिर्फ एक वर्ड चेंज किया तो उसने जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का स्ट्रिंग आउटपुट कर दिया। अब ये यूज कैसे होता है कि जिसके पास मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है या मैंने कोई डाटा कहीं पे से ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं हैश जो है ना वो आप हैश को यूज कर सकते हैं टू फिगर आउट कि यार ये वही चीज़ है जो यहाँ पर जो इसके पास थी ओरिजिनली। इसका एक एग्जांपल, बड़ी अच्छी एग्जांपल एक्चुअली पासवर्ड है। पासवर्ड जब आप एंटर करते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं उन्होंने पासवर्ड का रॉ डाटा सेव नहीं किया होता आपका पास, बल्कि उसका हैश सेव किया होता है। और उसका हैश फॉर एग्जाम्पल ये आपका पासवर्ड है और आपने ये एंटर उसने हैश अपने पास सेव किया हुआ है। तो कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ओरिजिनल पासवर्ड सेव करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी वजह से आपका
अगर कंप्यूटर हैक भी रहता तो वो पासवर्ड वो उस फाइल में से नहीं देख सकता है, उस सिस्टम में से नहीं निकाल सकते। उनको, हैकर को सिर्फ हैश ही नजर आएगा। और फिर जब लॉग इन करने लगते हैं तो आप वही स्ट्रिंग डालते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो उसका हैश निकालता है और फिर उस हैश को मैच करता है जो भी उसने हैश सेव किया होता है। और अगर आपने कोई गलती कर देते अपने पासवर्ड के अंदर, आपका हैश डिफरेंट होगा और वो मैच नहीं करेगा और वो आपको लॉग इन नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ होती है हमारे ब्लॉकचेन के अंदर। और आई थिंक यू शुड लर्न मोर अबाउट दिस इन फ्यूचर। अच्छा, मैंने इथीरियम की बात की थी। तो इथीरियम की का नेटवर्क कैसे काम करता है, या उसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे रन होती है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे रन होता है। आप एक यूज़र है, आपने ना एक ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को एक क्लाइंट के थ्रू भेजेंगे। वो एक नोड के पास है, ये नोड एक ऐसी नोड है जो कि पूरा, जिसका एक पूरा नेटवर्क है जो कि आपस में मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्टेड है डिसेंट्रलाइज्ड वे में। ये ट्रांजैक्शन आएगी, ये ट्रांजैक्शन जो है ना ब्रॉडकास्ट हो जाएगी तमाम जितनी भी सर्वर्स हैं, जितनी भी नोड्स हैं इस नेटवर्क के अंदर। बाय द वे, थीरियम के अंदर हज़ारों जो है ना वो नोड्स हैं जो कि काम कर रही हैं ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, और अम, आपकी ट्रांजैक्शन या प्रोसेस करने के लिए। उनके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन हो सकता है कि वो किसी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखी गई हो। वो ट्रांजैक्शन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगी। वो कोड, फॉर एग्जाम्पल आपने, आपका कोड एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा होगा कि यार ये मैंने किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखी है, ये ट्रांजैक्शन है। वो कोड उसके पास जाएगा, सॉरी, ट्रांजैक्शन का जो इनपुट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगी। ये सर्वर उसको रन करेगा, जितने भी सर्वर्स हैं उसको वेरीफाई करेंगे, रन करेंगे, और जो है ना वो एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे कि जो हमने आउटपुट निकाली है वो सेम है या नहीं है। और वो सेम जो आउटपुट होती है उसको फिर वो स्टेट के अंदर सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इस तरीके से और लोग भी इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जो कि वो ब्लॉकचेन के आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड, जो फाइनल हैश होता है वो ब्लॉकचेन के अंदर सेव हो जाता है एज अ रिकॉर्ड कीपिंग। इथीरियम के साथ प्रॉब्लम्स ये हैं कि यार ये स्लो है, एक्सपेंसिव है। जब भी आपने इथीरियम के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, उसकी उस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है ना वो 400, 500, $1000 हो सकती है। तो इस वजह से इट बिकम्स, वजह यह है कि उसकी आर्किटेक्चर इस तरह का है कि इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव एंड आल्सो स्लो एज वेल, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस उसको करने के लिए एक एक उसके अंदर ब्लॉक्स जो हैं वो वन बाय वन एक करके ब्लॉक्स जो हैं वो ऐड हो रहते हैं। उस ब्लॉक के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और क्योंकि एक वक्त में आपने एक ही ब्लॉक क्रिएट करना है, तो वो एक मसला हो जाता है उसके लिए, मतलब इतना फास्ट नहीं है। फिर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बाज़ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने लिखे थे इथीरियम के अंदर, उनके अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लोगों के पैसे जो है ना वो ज़ाया हो गए, कि उन्होंने फॉर एग्जांपल कुछ टोकन सबमिट किए, वो टोकन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं भेज सका और अंदर ही रह गए। राइट, अब ना वो टोकन्स बाहर निकल सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं, वो अब ज़ाया हो गए जिसने भेजे थे। और उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपने इसके लिए कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो वो सोलिडिटी एक लैंग्वेज है जो उन्होंने इथीरियम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, जिसके अंदर आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो इसको समझना और इसको सीखना एक अपना एक लंबा प्रोसेस है। राइट, आपको पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि काफ़ी डिफरेंट है दूसरी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, और उसके बाद फिर आप उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो दुनिया में बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको आती है। और अगर आपको आती है तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इसके अंदर ऑलरेडी। अच्छा, तो इसकी जो प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन, उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक पॉपुलर सोल्यूशन ये है कि लेयर्स बना देते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये एथीरियम की लेयर है, इसको कहते हैं L1। ठीक है, इथीरियम की लेयर के अंदर ब्लॉक्स एक वन बाय वन करके जो है ना वो जनरेट हो रहे हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन है। राइट, वो कहते हैं यार एक और सेपरेट लेयर बना देते हैं, एक सेपरेट ब्लॉकचेन का नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर ब्लॉक्स जनरेट होंगे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है ना वो हम ऐड करके फाइनली एक ब्लॉक जो है ना, काफ़ी ट्रांजेक्शन्स इसने की हैं, इस लेयर ने की हैं, और एक ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर एक हैश स्टोर स्टोर हो गया। वो हैश हम जाके इथीरियम की लेयर वन में ऐड कर देते हैं। तो फ़ायदा क्या है इसमें कि ये हर ट्रांज़ैक्शन इधर नहीं रन होगी, बल्कि इधर रन होगी, और उसको एक्यूमुलेट, उसका जो आंसर है वो यहाँ पर एक दफ़ा हम उसके डाल देंगे कि भाई ये एक ट्रांज़ैक्शन है। उससे क्या होगा कि आपकी
कॉस्ट जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो नेटवर्क है इसकी कॉस्ट उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है ये वाला नेटवर्क या ये वाली चेन कि ये सस्ती है, ये फास्ट काम करती है फॉर एग्जांपल। तो लोग इसमें सबमिट करने लग जाएंगे ट्रांजेक्शन्स और ये एक्यूमुलेट करके एक फाइनल आंसर जो है ना वो इस मेन जो लेयर 1 है उसमें ऐड कर देंगे। तो इससे ये एक जो तरीकाकार है जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, आपकी ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप यहाँ पर रन कर रहे थे ट्रांजेक्शन्स को। तो ये एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। जब आप ब्लॉकचेन में आते हैं तो आपको सुनने को मिलेगा लेयर 1, लेयर 2। तो वो इसका ये मतलब है। अनदर जो टर्म है उसका रोल अप कहते हैं कि आपने जो है ना ट्रांजेक्शन इधर किए हैं उनको रोल अप कर दिया, बाद में इधर भेज दिया। तो आप जब इंटरनेट पे सर्च करें या कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये टर्म्स आपको लिए अच्छा ये वाली जो लेयर है L2 है उसके ऊपर एक और लेयर हो सकती है L3 की, राइट। सो मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं टू मेक द ट्रांजेक्शन्स रन ऑन द साइड चेन, मतलब इस चेन के ऊपर, और बाद में फाइनल आंसर इधर आ जाए। कुछ और टर्म्स हैं जो कि आई थिंक आई वी शुड टॉक अबाउट। रोल अप्स की मैंने बात की जो कि L2 L3 रोलअप्स उनको कहते हैं मेन चेन से हट के जो चेन होती है जो, और फिर वो जो L1 के अंदर अपना फाइनल रोल अप कर देती है आंसर। ओरेकल्स जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी चेन के अंदर, मतलब आपकी जो ब्लॉक चेन है उसके अंदर बाहर से दुनिया से कोई डाटा नहीं आ रहा, मतलब उसके अंदर ट्रांजेक्शन आ रही हैं, लेकिन ब्लॉक चेन ने अगर ये पता करना है कि what is the price of dollar या what is the price of ethereum और bitcoin, उसके लिए how can it know, उसके लिए then they have oracle processes या oracle ये external entities हैं जो कि आपकी चेन के अंदर इथीरियम के अंदर फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस भेजती हैं। उन ट्रांजैक्शंस के अंदर उन्होंने डाटा ऐड किया होता है फॉर द अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू फिगर आउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ डॉलर, राइट। सो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ओरेकल ने जो भी प्राइस भेजी है उसको रीड करके देखेगा कि जी अच्छा डॉलर की ये प्राइस है तो फिर एक्सचेंज रेट ये होना चाहिए, राइट। आपकी स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंसेंसस है कि जितनी इतनी सारी डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स हैं इन्होंने आपस में किस तरह से इत्तेफाक करना है, राइट। उन्होंने एग्री करना है तो उसके लिए कंसेंसस एल्गोरिदम्स होते हैं अ, जो कि बताते हैं कि यार हमने ऑन अगर एक नोड फॉर एग्जांपल कहती है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन की है और वो दूसरी नोड्स कहते हैं नहीं ये ट्रांजैक्शन आपने सही नहीं की है, तो हाउ डू दे एग्री ऑन समथिंग, इट्स कॉल्ड कंसेंसस एल्गोरिथम। अच्छा हमारा जो ब्लॉकचेन के अंदर कंसेंसस के हेल्प के लिए एक प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम्स हैं, फिर प्रोटोकॉल्स हैं, फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है प्रूफ ऑफ स्टेक है, जिसकी जिसकी अपनी एक लंबी डिस्कशन है जो कि वी माइट डू इट नेक्स्ट टाइम। DeFi मैंने आपको बता दिया। फोर्क इज कि आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और आप कहते हैं कि हम ना ये वाले नेटवर्क को की फोर्क बना रहे हैं, तो उसमें आप पूरा एक और नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर फिर ट्रांजेक्शन जो है ना वो सेपरेटली रन होंगी और वो पहले वाला फोर्क उसकी अपनी ट्रांजेक्शन रन हो रही है, तो दो पैरेलल में जो है ना वो चेन्स चल रही होती हैं। या वो फोर्क्स कितनी जितनी मर्जी आप ज़्यादा बना सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह आप गिटहब में फोर्क करते हैं या चेन की फोर्क में it somebody might want to do a fork क्योंकि उनको हो they might not agree with the values or the rules of the main chain and वो कहते हैं नहीं हमें ना कुछ चेंज करना है। अब आप पिछली वाली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते एक चेन के अंदर, आपने कोई चीज़ अब अपडेट करनी है क्योंकि आपको लगा कि किसी के पैसे फॉर एग्जांपल ज़ाया हो गए हैं या तो देन पीपल कैन से यार ये हमें वी हैव टू रीडू समथिंग। मैनी टाइम्स पीपल जो जिसने वो चेन बनाई, जिन लोगों ने वो चेन बनाई होती है वो कहते हैं नहीं हम पीछे वाली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, और कुछ लोग कह सकते हैं कहते हैं कि नहीं यार हमें करना है एंड दे माइट जस्ट फोर्क द होल चेन एंड स्टार्ट सेपरेट नेटवर्क विद अपडेटेड स्टेट। So let's continue quickly to finish all the slides before, so that I can also leave some time for question and discussion.
जो इथेरियम के बहुत सारे अल्टरनेटिव आ चुके हुए हैं। पोल्का डॉट एक पॉपुलर है, सोलाना इज वेरी पॉपुलर, एवलांच, इन ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं। अगोरिक इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। अगोरिक की बात करते हैं तो अगोरिक, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, कर्नल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वी enable people to write smart contracts in JavaScript. There are many problems. JavaScript की वजह से now anyone who knows JavaScript can write a smart contract on Agoric. उनको solidity सीखने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी मुश्किल है. So अभी there are like 6 million JavaScript developers. All of them can now start writing smart contracts using Agoric. Secure by construction के जो इसका मतलब यह है कि जो solidity है उसके अंदर अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसमें बग्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे ज़ाया किए हुए हैं, अपने लॉस किए हुए हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं अगोरी के अंदर, हमारा जो फ्रेमवर्क हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इट enables people to write smart contract in a way कि आपके you will not lose money, you will get back whatever you insert given as an input to the smart contract. Interchain, so this algorithmic blockchain enables people to interact with different chains very easily. So अगर आपने कोई ऐसी ऐप बनानी है जिसने दूसरी चेन के साथ कम्युनिकेट करके और उस चेन से तीसरी चेन के साथ कम्युनिकेट करके कुछ आपने काम करवाना है, it becomes very easy on Agoric. अब ब्लॉकचेन और ओपन सोर्स का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे लोग जो इसको ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इसको फंड किया, उनका आइडिया या उनके आइडियल्स ये थे कि लोग फ्रीडम हो, लोगों के पास चॉइसेस हों और कोई सेंट्रलाइज एंटिटीज है ना वो कंट्रोल ना करती हों चीज़ों को। तो उसके लिए उन्होंने फिर जो एक कॉमन चीज़ है वो ये कि लोग जितना ब्लॉकचेन की ज़्यादातर जो डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वो ओपन सोर्स होती है। तो आप फॉर एग्जाम्पल एथीरियम का कोड जाके रीड कर सकते हैं, गोरिक का कोड रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन होते हैं इन चेन्स के ऊपर वो सारे के सारे ओपन सोर्स होते हैं। वजह ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि यार ये जो जो कोड है वो सही है या नहीं है, उसके अंदर कोई है कोई इनकरेक्ट कोड तो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं लोग उसके लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए ओपन सोर्स है तो लोग उसकी रिव्यू कर सकते हैं कोड और देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। इनोवेशन में हेल्प होती है कि एक बंदे ने कोई चीज़ बनाई है तो दूसरा बंदा उसको यूज़ करके इनोवे और अच्छी चीज़ें बना सकता है। तो इनोवेशन में काफ़ी हेल्प करता है ये। डिसेंट्रलाइजेशन है कि पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं। इतने सारे पिछले 10 सालों में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं ब्लॉकचेन के माइंड बॉगलिंग है कि यार इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो इस वजह से आए हैं क्योंकि ओपन सोर्स की वजह से कि हर जगह हर चीज़ का कोड अवेलेबल है। लोग उस एक का कोड पकड़ते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं और अपनी एक नई चीज़ बना देते हैं। तो जो इनोवेशन है वो काफ़ी फास्ट है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि एक चेन, एक नेटवर्क आपने टूल बनाया है, वो ओपन सोर्स है, तो इट इज़ ईजी कि आप उसकी क्लाइंट बना सकें या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें और ऐसा सिस्टम बना सकें तो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। कॉस्ट इसकी कम, डेवलपमेंट की इसलिए कम है कि अब क्योंकि ओपन सोर्स है, देयर आर मेनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स एडिंग वैल्यू, तो आपका मिल के काम काफ़ी यू कैन री यूज मनी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड योर ओन एप्लीकेशंस ऑन इट। और दूसरा ये कि इसका लर्निंग में काफ़ी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, आपके पास कोड मौजूद है, आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो आपने अगर ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना है तो उसका फ़ायदा क्या, अगर आप क्या फ़ायदा है ओपन सोर्स में, थोड़ी सी मैंने चीज़ें मेंशन की हैं इस स्लाइड में, लेकिन आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है अगर आप ओपन सोर्स में करते हैं काम, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, आपका करियर एडवांसमेंट में काफ़ी हेल्प हो सकती है कि अगर आपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट किए हैं कि आपकी नेक्स्ट कंपनी आपके ओपन सोर्स प्रोफाइल देख के कह सकती है कि हाँ यार ये बंदा काफ़ी काम का है, इसको हमें हायर कर लेना चाहिए, राइट। इनोवेशन का काफ़ी इसके अंदर, आपको अगर इनोवेटिव काम करना है तो यू कैन यूज द वर्क ऑफ अदर इनोवेटिव पीपल, बिल्ड समथिंग एंड देन शेयर विद अदर पीपल।
पर्सनल फुलफिलमेंट इसमें इस तरह से कि आपने शेयर किया कोड, कोई जाके उसको लाइक करता है, कोई उसको शेयर करता है, उसको यूज करता है, आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है, यार ये मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट था, किसी ने उसको यूज किया, राइट। इसमें लेकिन ओपन सोर्स वर्ल्ड में अगर आपने आना है, आपने कोई डेवलपमेंट करनी है, तो कुछ प्रॉब्लम है, राइट। आपको मैं कहता हूँ कि यार जाओ जाके ओपन सोर्स में काम करो और अपनी प्रोफाइल बनाओ। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपनी छोटी छोटी गेमें बना, छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स बनाकर उनको गिटहब के ऊपर डालना शुरू करते हैं। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन एक तरह की जबरदस्ती का कोड है, फॉर लीड कोड का कोड किया तो वो ऊपर ओपन सोर्स कर दिया, उसकी प्रैक्टिस की, उसको ओपन सोर्स कर दिया। लेकिन रियली जो फायदा होगा आपको सीखने में ओपन सोर्स का वर्ल्ड के अंदर, वो तब ज़्यादा होगा अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके कोड के अंदर जाके चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप जब उसके अंदर कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो देन आपको बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको बेहतर कोड लिखने का पता चलेगा कि यार अच्छा कोड लिखते कैसे हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कोई कोई इशू आ जाए और डिसएग्रीमेंट हो जाए, उसके बारे में किस तरीके से हम उन डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें तब आएंगी अगर आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करें जो कि दूसरे लोग भी जिनके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्टिवली, ना कि बस अपना कोड अपलोड कर दिया गिटहब के अंदर, राइट। तो उसमें इस तरह के काम करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी ओपन सोर्स हैं, उन दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने में कुछ रुकावटें हैं। उन रुकावटों में एक ये है कि आपको नहीं पता कि यार मैं किधर जाऊं, किस प्रोजेक्ट में जाके कंट्रीब्यूट करूं। कोई मेंटरशिप नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको नजर आता भी है कि यार ये मैं कोड इसके अंदर जाके कंट्रीब्यूट करता हूँ, उसकी कोड इतना कम्प्लेक्स हो सकता है आपको समझ नहीं आए, आपको यही ना पता हो कि यार मैंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है तो इनमें कल्चर क्या है, मैंने कैसे इनके अंदर कंट्रीब्यूट करना है, कैसे मैंने कोई बग अपने आप को असाइन करना है, या मैंने अगर कोई पुल रिक्वेस्ट बनानी है वो कैसे मैं करूँ। तो ये चीज़ें हर्डल्स हैं, राइट। जिसकी वजह से बहुत सारे मैंने पाकिस्तान से मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि भाई ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम लोग हैं जो कि एक्चुअली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने बहुत रेयर देखा है। ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने जो थोड़ा बहुत कोड होता है, उनके पर्सनल स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के, उनको अपलोड कर दिया होता है गिटहब पे, लेकिन दैट इज़ नॉट एडिंग वैल्यू। रियली अगर आपने प्रोफेशनली ग्रो करना है, आई रिकमेंड कि गोइंग एंड फाइंडिंग सम big projects or small projects, but with other people, work with on contributing to them. फिर एक प्रॉब्लम यह है कि मेंटर नहीं आपको मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती कि मैंने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको करना है। कोई मैं अभी इन्होंने लिखा कि यार कोई गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो मैं अब अगोरिक में आजकल काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इनका सारा कोड ओपन सोर्स है, एंड आई कैन मेंटर यू इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू ओपन सोर्स, आई कैन हेल्प यू नेविगेट द सोर्स कोड, समझा सकता हूँ सोर्स कोड को, और गाइड कर सकता हूँ। तो ये दो रिपोज हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं, और उसके अंदर स्टार्ट थिंकिंग के यार मैंने इस उसको पहले जाके समझने की कोशिश करें, उसको रन करने की कोशिश करें लोकल कंप्यूटर पे, एंड देन इफ यू सी कि यार ये इंटरेस्टिंग काम है, तो देन रीच आउट टू मी, आई कैन हेल्प यू नेविगेट एंड कंट्रीब्यूट सम एंड फिक्स सम बग्स। और थोड़ा थोड़ा हमें जब भी कोई स्टार्ट करना होता है तो चीज़ों को स्लोली स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हो सकता है कि यू माइट वांट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स योरसेल्फ, कि आप पहले थोड़ा सा इसको समझें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करें। आपको डॉक्यूमेंटेशन में नजर आएगा यार इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उस डॉक्यूमेंटेशन की फिक्स करने के लिए पुल रिक्वेस्ट भेज दें, राइट। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं, जो 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 चीज़ें आपको नजर आता है कि ये कंप्लीट नहीं है, आपको समझ आ गया कि ये मैंने बिल्ड करने का प्रोसेस इन्होंने सही नहीं लिखा हुआ, आप उसको फिक्स करें और आप हमें पुल रिक्वेस्ट भेजें। Or when you start contributing, then when you take one step, then I can go and help you more, कि मैं फिर आपको और बता सकूँ कि यार हाँ ये कर लो, वो कर लो, right? So that's how it works. लेकिन you have to take some hard steps uh, to learn a system, and then you can, after you have shown
कि यार I can do something, I can be reliable and I will not waste your time, then you can ask me कि यार तौसीफ भाई ये मुझे हेल्प करें, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो then I can guide you, right? या सो इश्यूज गिटहब के ऊपर इन रिपोज में जाएं तो आपको इश्यूज नजर आएंगे, उनमें देखें कि कौन सा इशू जो है ना वो थोड़ा इजी है। शुरू में पहले इजी इश्यूज को पकड़ें, उनको करने की कोशिश करें। आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा इजी है, आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि यार मैं पहले कौन सा इशू पकड़ूं, देन आई कैन टेल यू कि यार ये वाला इशू कर लो। देन वन बाय वन आप इशू करना शुरू करें, आपको समझ आने लग जाएगी, आप और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और ये डिस्कशन का टाइम है, और वैसे मैंने रिसोर्सेज इन स्लाइड्स के अंदर डाले हुए हैं गौरी के बारे में। फिर ये वाली यूट्यूब वीडियो ब्लॉकचेन की बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आई हाईली रिकमेंड कि आप ब्लॉकचेन का ये बिटकॉइन का पेपर पढ़ें, ये वाला पेपर बहुत ही आसान है समझना। उसके बाद इथीरियम का भी ब्लॉक जो वाइट पेपर है उसको पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन किस तरह से होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर उनकी समझ आए। कोर्सेज किसी ने पूछा, मैं कोर्सेज करने से पहले ये फ्री की चीज़ें पहले कर लें, बाद में फिर कोर्सेज। और यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब के ऊपर जब भी आप कोई चीज़ आप पेपर पढ़ते वक्त या ये वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, उस टर्म को जाके गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करें, उसका कोई आ जाएगा, छोटी सी वीडियो आ जाएगी, उसको समझ के फिर आगे वापस सीधे आ जाए। ठीक है ना? ये मैंने ये वाली स्लाइड्स है ना वो एडमिन के साथ शेयर कर दी है, वो आप लोगों को सेंड कर देंगे। ओके जी, अब लेट्स हैव सम डिस्कशन। कोई क्वेश्चंस हैं? क्या क्वेश्चन? आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या यहाँ पर चैट में लिखते हैं। जी जी, अब अदील जी आपका क्या क्वेश्चन है? अदील कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन, रियली इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू। और मुझे तो लग रहा था कि ब्लॉकचेन मर चुकी है, अब तो कोई विटालिक ब्यूटरन का नाम भी नहीं सुनता था, और सतोशी नाकामोटो का नाम भी बड़े सालों बाद दोबारा कभी सुनने को मिला है। वो जब से सैम ऑल्टमैन आया तब से मुझे तो लग रहा था कि अब कोई पूछता ही नहीं है, बस अब एआई हो रहा है। तो हाँ वाकई कोई है, यानी अभी भी सीन है इसका एक्चुअली, यानी वेब 3 की जॉब्स और वेब 3 की डिमांड यूएस लेबर मार्केट में, यू यार, सी द। मैं भी पिछले हफ्ते गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में, ईथ डेनवर एक कॉन्फ्रेंस है जो कि डेनवर में होती है, कोलोराडो में। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कि आई वाज सरप्राइज कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, और इतने सारे बूथ से हजारों कंपनीज आई हुई थी अपनी प्रोडक्ट्स लेके। तो ब्लॉकचेन इज नॉट डेड, सिर्फ एआई की हाइप एक ज़्यादा हुई हुई है आजकल। ऑफ कोर्स एआई इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर सीरियस लोग काम कर रहे हैं। और मैंने ये वाला टाइम, या बल्कि पिछला साल था, बड़ा अच्छा टाइम था ब्लॉकचेन में आने का। वजह ये थी कि बहुत सारी जो फेक कंपनी थी वो निकल गई थी, आपके पास जो रियल लोग थे वो बैठे हुए थे अभी तक। तो मुझे मौका मिला कि एक कंपनी जो कि ये गोरिक, इन्होंने काफ़ी सीनियर लोग हैं, ये काफ़ी अरसे से ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये सीरियस लोग हैं, इनके साथ मिलके जाके काम करता हूँ। And जब मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे भी 8 महीने हुए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए। I'm very glad कि I entered now। अगर आप एआई में नहीं है इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एआई की कोड काम के अंदर नहीं है, और अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, आई थिंक ब्लॉकचेन इज़ वेरी वेरी गुड प्लेस। इसकी जो सैलरीज हैं वो हाई बहुत ज़्यादा होती हैं ब्लॉकचेन की कंपनीज के अंदर। वजह यह है कि इन कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको इंजीनियर्स मिलते ही नहीं है। क्योंकि इसकी जो स्किल्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, राइट? आपको एक वो वाला थोड़ा क्रिप्टोग्राफी का थोड़ा पता होना चाहिए, या अगर नहीं पता आपको एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि जिसके अंदर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकें। बहुत कम लोग हैं जिनको पाकिस्तान में, मैं सर्च कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कुछ उंगलियों में यू कैन काउंट के कितने इंजीनियर्स हैं। और वो मैंने फिर उनको रीच आउट किया, क्योंकि मैं हायरिंग कर रहा था अपनी कंपनी के लिए, तो मैंने उनको रीच आउट किया। तो दे सम ऑफ देम, उनके साथ बातचीत हुई, दे आर मेकिंग thousands of dollars in sitting in Pakistan because they are working on blockchain. So I highly recommend. यार AI उनका, so hopefully I answer your question. Yeah, it's not dead. It's just that you have to see behind the hype, right? Hype AI की है,
very good, but you have to see behind it as well. जी बिल्कुल नहीं, thank you. You've answered the question. I actually have a lot more, but I'll keep on interjecting them between other questions. Thank you. ठीक है, शुएब ने क्वेश्चन किया कि यार एआई और ब्लॉकचेन, हाउ यू सी देम। यस, एआई बहुत अच्छी चीज़ है यार, उसके अंदर जा सकते हैं, उसमें जाएं। ब्लॉकचेन में अगर आपको इंटरेस्ट है, मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी ब्लॉकचेन की इसलिए बताई है क्योंकि मुझे पर्सनली इसके अंदर इंटरेस्ट है। वजह यह है कि आई सी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज blockchain could be a solution to many problems we have. Personally, I feel like it's and also मैंने history थोड़ी सी इसलिए भी बताई है कि when you look at things, उनकी जब आपको नजर आता है कि यार इनकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, you go more deeper into those things and becomes more expert. I feel कि पाकिस्तानियों को they should spend more time on blockchain because हमें बहुत सारी जो डॉलर की प्रॉब्लम है या गोल्ड का जो है कि आपकी करेंसी जो है ना गोल्ड बेस्ड नहीं है रही, राइट? और भी आपकी सूदी निज़ाम, ये वो जितने भी फाइनेंशियल आप लोगों को नज़र आते हैं प्रॉब्लम्स, वो ब्लॉकचेन की थ्रू यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस. And AI is also very good, yeah. Every technology is these are bringing us to the next level. So अच्छा, are FANG level companies working in blockchain? How much resources they are putting in research for blockchain? यार FANG level companies जो है ना वो थोड़ी पिछले एक साल से थोड़ा पीछे हो गई हैं. मेटा ने काम शुरू किया था ब्लॉकचेन का, उन्होंने वो ओपन सोर्स कर दिया है, तो वो वाला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अब ओपन सोर्स के तौर पे चल रहा है, वो मेटा उसको नहीं कर रहा. लेकिन मैंने अभी कोई रीसेंट न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखी है कि कोई बिग कंपनी ने कोई कुछ लॉन्च किया हो, क्योंकि कुछ बैड न्यूज़ आई थी ब्लॉकचेन की. तो ये कंपनीज जो है ना वो ये भी देख ट्रेंड्स के साथ चलती हैं. इनको ऐसा लगे ना कि अगर कोई टेक्नोलॉजी की बैड रिप्यूट हो गई है फॉर सम रीज़न, तो वो उसको उसके साथ बात नहीं करते. लेकिन वो आजकल एआई में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको ब्लॉकचेन नहीं नज़र आ रहा होगा अभी. लेकिन डेफिनेटली देयर आर सीरियस रिसर्चर्स जो कि दे आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन. Place is just platform for learning blockchain. Here, Educative is a good place. You can see courses on Educative. Udemy पे YouTube is a great place. I use YouTube a lot. And जो मैंने आपको पेपर भेजा है जो स्लाइड के अंदर है, उसको आप रीड करें. वो वेरी सिंपल है और वो जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छी है. YouTube is full of resources by the to learn. Any other question? Yes, Ali. Yes. जैसे ये जो एक हाइप और भी शुरू हुई है सेंट्रल बैंक इशू डिजिटल करेंसीज की, जहाँ पे ये सेंट्रल बैंक जो हैं ये खुद ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स बनाना चाहते हैं, और ये पैसे को डिजिटल डॉलर के नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था यूएस में शायद, कि जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि यूएस डॉलर को भी जो है ना किसी इसी तरह की पब्लिक यानी यूएस रन ब्लॉकचेन के ऊपर डाला जाए, इस तरह कुछ किया जाए. तो उसमें कोई ट्रैक्शन है, या ये सारा कुछ अभी सिर्फ इथेरियम और बिटकॉइन ही प्राइमरी इसके वो हैं? जो मुझे जो सबसे अच्छी एग्जांपल उसमें आती है चाइना की आती है. चाइना ने एक ब्लॉकचेन गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन लॉन्च की थी इसी 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 मकसद के लिए. और वो आई थिंक दे वांट टू बी इन द गेम. दे डोंट वांट टू कि यार हम अगर लोगों ने ब्लॉकचेन पे जाना है, ये हम अपनी ब्लॉकचेन क्यों नहीं बना देते जिसके ऊपर लोग करें. उनको फ़ायदा ये है गवर्नमेंट को ब्लॉकचेन के ऊपर कि एक तो वो जितने भी फ़ायदे ब्लॉकचेन के मैंने बताए वो तो मिलते ही मिलते हैं, राइट? दूसरा ये कि उनको अम, अगर एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी इस तरह की चीज़ को कंट्रोल कर रही है, दे ऑलरेडी हैव they control this thing, so it becomes a place where they can do their own monitoring and see who is transferring money to where, right? Bitcoin they cannot control, so they have to actually come up with their own alternatives to bring people in. But also on a purely technological perspective, I think that's also they are even if they don't have a desire to control the whole thing, blockchain itself can solve their problem in terms of ट्रांजैक्शन की एक्सक्यूशन और उसकी वैलिडिटी और उसकी रेप्लिकेशन और ट्रांसपेरेंसी वो दे कैन मेंटेन यूजिंग देयर ओन कस्टम ब्लॉकचेन व्हिच इज नॉट इथेरियम और बिटकॉइन.
So there is benefit to them. And now organizations level पे भी लोग small or affordable Microsoft or Intel, they might also be thinking of, okay, yeah, we run our infrastructure or some other things um, on a blockchain to create this environment of transparency or um, decentralization within the organization. Hope I answer your question, but there I have like 2 years ago, I heard many countries actually thinking of starting their blockchain. Even Saudi Arabia, no, not Saudi Arab, UAE was investing a lot on blockchain at that time. जी जी Um, बिल्कुल सर देयर वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज प्रोजेक्ट आबिर so in that project both the government of Saudi as well as the government of UAE they decided to do their own like POC kind of उन्होंने काम किया था जहाँ पे इन दोनों कंट्रीज ने अपने टोकन बनाने की कोशिश की थी एक अपने ही रन नेटवर्क के ऊपर that network was using Hyperledger Fabric that is another open source blockchain और एक्चुअली आई वाज द लीड इंजीनियर ऑन दैट प्रोजेक्ट तो तो उसका एक POC हम लोगों ने करके दिखाया था इनको बहुत अ, जबरदस्त। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये तो यानी एक POC लेवल तक तो चलता रहा था बट देन आई हर्ड कि यूएस भी कुछ करना चाह रहा है देन यू राइट आई हर्ड कि चाइना भी कुछ कर रहा है चाइना इंडिया रशिया भी कुछ मिलके कोई सेटलमेंट के लिए अपना सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो दैट माइट आल्सो हैव सम एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन टू इट बट आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्पेस लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी कम्प्लेक्स स्पेस है इस पर इतनी जल्दी कोई मूवमेंट होती नहीं है सो आपका प्राइमरीली काम जो है वो अराउंड जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट ब्लॉकचेन्स हैं जो हमारी इथीरियम है या बिटकॉइन है उसके अराउंड है या यू आर बिल्डिंग और सर्टन अदर यूज केसेस जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है बट समथिंग एल्स इज इन्वॉल्व Yeah, I'm working on the plan, another L1 chain, Agoric. It's a competitor of Ethereum, and I'm a kernel engineer. That means I'm working on the EV VM, which runs the smart contract. Um, वाओ ओके सो जैसे हर इथीरियम की एक एग्जांपल ले तो हर नोड के अंदर एक वीएम है, ईवीएम उसको कहते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है। और वो एक जी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट इसलिए है कि वी वांट टू कीप द डिटर्मिनिज्म ऑफ द आउटपुट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो हम उसके कंपेटिटर में अपनी एक वीएम बना रहे हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि यार ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो सके उसके अंदर इन अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। सो आई वर्क ऑन दिस वीएम कि उसने कोड को कैसे रन करना है, उसकी डिटर्मिनिज्म को कैसे हमने इंश्योर करना है और उसको सस्टेन उसकी जो स्टेट है उसको कैसे स्टोर करना है इस वीएम के अंदर। ओके यानी बेसिकली आपका कोई एक तरह से लाइटनिंग नेटवर्क नहीं है जो कि अराउंड इथीरियम काम कर रहा है बल्कि आप इथीरियम को पे पैरेलल में अपना एक नेटवर्क लेके आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, हमने लॉन्च कर दिया हुआ है एंड उसके ऊपर अब एप्स भी रन करना शुरू हो गई हुई हैं। सो इट्स या कंपेटिटर इन अ पैरेलल टू इथेरियम। ओके नहीं वंडरफुल और आई थिंक आपकी मोटिवेशन जावास्क्रिप्ट में इसको रखने की ये है कि जावास्क्रिप्ट के पहले से ही दुनिया में बहुत सारे आपको डेवलपर मिल जाएंगे ये सॉलिडिटी को समझना और वो तो या इटसेल्फ बड़ा मुश्किल काम है ओके बिल्कुल सर बिल्कुल, यही वजह है। और ये जो हमारे जो फाउंडर्स हैं इनमें बल्कि हमारी टीम के 4 लोग जावास्क्रिप्ट की स्टैंडर्ड्स की कमेटी के अंदर है। जो एक्मा स्क्रिप्ट जो कि एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नए फीचर्स आते हैं उनमें से बहुत सारे फीचर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं टू मेक इट इजी फॉर देम टू बिल्ड दिस होल सिक्योर प्लेटफॉर्म टू रन जावास्क्रिप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो काफ़ी सॉलिड लोग हैं ये। ओ वेरी नाइस और मैं आपका नेटवर्क अपनी लोकल मशीन पे बस क्लोन करके नोड जेएस वगैरह जो भी रन टाइम्स चाहिए होती हैं वो करके रन कर सकता हूँ और मुझे कोई गैस वगैरह परचेज तो नहीं करनी पड़ेगी जैसे इथीरियम में करनी पड़ती है इस तरह कुछ आप अगर मेन नेट के अंदर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, हाँ लोकली आप एक मशीन रन कर सकते हैं जो कि मेन नेट के साथ कनेक्ट कर सके। मेन नेट अगर किसी को नहीं पता, मेन नेट जो मेन नेटवर्क होता है उसको मेन नेट कहते हैं। उसके पैरेलल में हम एक टेस्ट नेट भी चलाते हैं जिसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं। सो मेन नेट वो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो यस आप अपने लोकल कंप्यूटर पे एक नोड रन करके हमारा क्लोन करके और उसके अंदर आप कॉन्फ़िग में बता दें कि किन नोड्स के साथ कनेक्ट होना है, देन इट कैन स्टार्ट फॉलोइंग देम एंड स्टार्ट लुकिंग एट द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग देयर इन द नेटवर्क। राइट सर और ये सारी इंस्ट्रक्शन इसी गिटहब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मौजूद हैं जिसका आपने हवाला दिया था बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी अस्सलाम आसिफ। वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब अगर तो यूएसए में ब्लॉकचेन चल रही है, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ एज ए स्टूडेंट, मेरा मोटिव यही है फिलहाल के एमएस करने के लिए यूएसए आना या पीएचडी करने के लिए। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस हुआ प्रोफेसर्स के साथ, तो मुझे कोई इतने ज़्यादा प्रोफेसर मिले नहीं जो कि ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हो या जिनका इंटरेस्ट हो। तो लेकिन ज़्यादा एआई में ही मिला, और मुझे लगता है ओपन एआई ने भी ज़्यादा मुसीबतें डाली हुई है बाकी कंपनियों को भी एआई में काम करने के लिए। तो एज ए रिसर्च के हवाले से आप गाइड कर दें ब्लॉकचेन। यार आप जब आप रिसर्च के लिए देखते हैं ना, तो आपको क्रिप्टोग्राफी को देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए अपने प्रोग्राम्स के अंदर। उन डिपार्टमेंट्स में जाकर, अगर क्रिप्टोग्राफी वाले डिपार्टमेंट्स में आप जाएं इन यूनिवर्सिटीज़ के, और उनके आप रिसर्च पेपर्स को देखें, तो यू विल सी के लोग, प्रोफेसर जो है ना, वो क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। लेकिन उन ब्लॉकचेन इटसेल्फ जो है ना, मेरे नहीं ख्याल कि वो एज अ कोर चीज़ के तौर पे डिपार्टमेंट कह रहा होगा, कि सम डिपार्टमेंट्स कह रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर यू माइट फाइंड people who are working on blockchain. सर But मतलब कि जो research, क्या बोले? सॉरी सॉरी सर, सर मतलब कि जो प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उम्मीद है कि ब्लॉकचेन पर काम कर रहे होंगे। दोबारा बोले। मैंने कहा सर, जो प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, तो उसकी उम्मीद है कि वो ब्लॉकचेन पर भी काम कर रहे होंगे। साइबर सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट है। साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी वाले लोग डिफरेंट उनकी डोमेन है, और क्रिप्टोग्राफी इज अ डोमेन कोर, वेरी कोर सब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है, मैंने खुद इतना इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, मेरी ओपिनियन है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो क्रिप्टोग्राफी को जाके आप देखें, उस क्रिप्टोग्राफी इज नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी, इट्स अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट। उसकी डिपार्टमेंट में यू माइट सी पीपल हु आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन। सर लेकिन हम नॉर्मली यही देखते हैं कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी में होते हैं वो क्रिप्टोग्राफी के बहुत क्लोज होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। हाँ, तो साइबर इनको सिक्योरिटी वालों आपस में को क्रिप्टोग्राफी का पता होना चाहिए। लेकिन क्रिप्टोग्राफी का जो एक्सपर्ट है, वो ज़रूरी नहीं कि साइबर सिक्योरिटी, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी करता हो। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करना है, आपने इंटरनेट को कैसे सिक्योर करना है, अपनी अपनी सर्विसेज को कैसे सिक्योर लिखना है, अपने सॉफ्टवेयर को कैसे सिक्योर बनाना है, ये ज़्यादातर उस डोमेन में आ जाता है। उसको सिक्योर करने में क्रिप्टोग्राफी की जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके अलावा जो ह्यूमन इंजीनियरिंग है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको समझना भी आपको पड़ता है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, वो काफ़ी और चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिप्टोग्राफी, सो आई डोंट नो, एंड डोंट टेक मी कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तो आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियंस ऑन इट। आजिब, आपका एक क्वेश्चन था। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने सारा ब्लॉकचेन का ये चीज़ें बताई हैं, सर इसका यानी फंडर्स कौन है? सारी दुनिया एआई के पीछे फंड कर रही है, तो सर ये स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं, तो इनके पीछे फंडिंग किधर से आती है और इसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? यानी अभी तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि आप बना सकते हैं एथीरियम के ऊपर अपने वो सारी चीज़ें, लेकिन उनका फ़ायदा क्या है अभी तक, यानी कि वो प्रैक्टिकली कहीं यूज़ हो रहे हैं? गुड, आपके दो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कि जो फंड कौन करता है इन प्रोजेक्ट्स को। जिस तरह एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको, उनकी जो कंपनीज हैं, उनको ज़्यादातर फंडिंग वीसीज और डिफरेंट फंड्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स कर रही हैं। इसी तरह इथेरियम की जो ज़्यादातर कंपनीज हैं, उनको फंडिंग ज़्यादातर इन इन्वेस्टर्स से आती हैं। उसके अलावा फिर ये जो कंपनीज हैं, वो टोकन लॉन्च करती हैं, उन टोकन को पब्लिक में सेल करती हैं, तो पब्लिक उनके टोकन्स को बाय करती हैं, जिससे भी उनकी इन्वेस्टमेंट आती है। तो देयर आर टू वेज, ये दो लोग दो तरीके से, ये फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि इथेरियम जो है ना, पहले नहीं मौजूद, अभी है ही नहीं,
और इथीरियम विटालिक आता है और कहता है यार मैं ये एक नया नेटवर्क ब्लॉकचेन लॉन्च करने लगा हूँ और इसकी जो टोकन का नाम है वो इथीरियम है। आप लोगों को विटालिक का बस इतना ही पता है कि यार विटालिक बड़ा एक जबरदस्त शार्प किस्म का बंदा है और ये बातें बड़ी अच्छी करता है। आप कहेंगे यार चलो ठीक है ये इथीरियम हम ना तुमसे खरीद लेते हैं, तो अभी उसने लॉन्च ही किया है और आपने उससे इथीरियम बाय करना शुरू कर दिया। वाई? कि उसने बोला कि यार ये मुस्तकबिल में बहुत एक एक्सपेंसिव चीज हो जाएगी, अभी बाय कर लो मुझसे $1 का। तो आप $1 में उसके काफी सारे बाय कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं जिसके साथ वो अपने उस नेटवर्क को फंड कर सकता है फिर। तो और फिर बाद में इथीरियम कामयाब हो जाता है और आप रिच हो जाते हैं, मिलियनेयर बन जाते हैं। तो इस तरह के इस तरह की ये एक स्कीम है जिसके थ्रू लोग जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उनमें वो कुछ इस तरीके से सेल करते हैं अपने ब्लॉकचेन्स की, टोकन्स की। और कुछ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, स्क्वायर, वाईसी और एंड सो वो भी इनको पैसे देते हैं। तो और दूसरा को क्वेश्चन था कि कोई इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रैक्टिकल यूज केस है। तो प्रैक्टिकल यूज केस सबसे बड़ा इस वक्त बिटकॉइन है। बिटकॉइन एज अ एसेट, एसेट के तौर पे अब यूज होता है, राइट? जिस तरह गोल्ड है उसी तरीके से अब बिटकॉइन है, राइट? यू बाय बिटकॉइन बिकॉज आपको है कि यार दिस एसेट विल increase in its value and I will buy it. Ethereum has become kind of an asset as well. Okay, you buy it and you hold it until you can later in the life you can sell it. They both of them, or at least Bitcoin came कि Bitcoin might become a currency, लेकिन अब वो currency नहीं रही, अब it becomes like an asset which is going up in value. People don't want to use it to exchange for goods and values. They just want to keep it, hold it as a like a gold. जैसे हम gold को नहीं use करते एक दूसरे से चीजें खरीदने के लिए, इसी तरीके से Bitcoin और Ethereum को use नहीं करते लोग। इसके जो प्रैक्टिकल यूज केस वो जो मैंने देखा जो कि हो रहा है आजकल वो ये है कि आपने अगर बैंक से, आपके पास फॉर एग्जांपल एक $10,000 पड़े हुए हैं, चलिए नहीं $10,000 नहीं, लेट्स से कि आपके पास एक एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है, राइट? अब उस बिटकॉइन आपके पास मौजूद है लेकिन आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, आपको $1,000 चाहिए। लेकिन एक तरीका कार ये है कि आप बैंक के पास आए, उनको बोलें कि यार मुझे $1,000 जो है ना वो लोन में दो। बैंक कहेगा भाई क्यों लोन में दूं आपको, आप तो स्टूडेंट हैं, एक हमने नहीं आपको लोन देना। दूसरा, लेकिन आपके पास अब बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप ये कर सकते हैं कि जाके बिटकॉइन को बेच दें और वो जितने भी आपको $60,000 आएंगे या उसमें से जितना आपने बिटकॉइन थोड़ा सा है वो 0.1 बिटकॉइन बेच दें आपके जरूरत के मुताबिक। लेकिन वो आपको जब बेचेंगे, अब वापस आप जब आपके पास दोबारा $1,000 आएगा, जब आप खरीदने लगेंगे आपको इतना बिटकॉइन नहीं मिलेगा। तो जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि बिटकॉइन को मैं बेचूं, राइट? आप अपने पास उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। जैसे आपके पास अगर घर है, आप घर को नहीं, कोई जरूरत आ गई है तो आप घर को बेचना सबसे लास्ट हो गया कि यार मैं इसको बेचूं, राइट? अब ये एक सिनेरियो मैंने बताया। अब इंटरनेट के ऊपर अब कुछ एक्सचेंजेस बनी है या एक ऐसी ऐसी मार्केट प्लेसेस बनी हुई हैं जहां पर आप जाकर अपना बिटकॉइन एज अ कोलेट्रल जमा करा सकते हैं और उनसे लोन ले सकते हैं। आप उनको जाकर अपना 1 बिटकॉइन एज अ कोलेट्रल जमा कराएंगे, वो आपको कुछ कोई और टोकन दे देंगे जिनको यू कैन सेल टू टू यूज फॉर योर यूजेज। उसके बाद जब आपने अपना वो काम कर लिया, आपके पास फ्यूचर में $1,000 दोबारा आपने कहीं से कमा लिए हैं, आप $1,000 जो है ना वो जाकर वो टोकन में कन्वर्ट करते हैं, उन टोकन को उस कोलेटरल जहां पर आपने जमा कराए थे उनको वापस करते हैं और आप अपना बिटकॉइन वापस ले लेते हैं। तो ये एक तरह का आ, आ, एक मार्केट प्लेसेस बनी है इन द इंटरनेट जहां पर लोग जाकर लोन लेते हैं और लोन देते हैं यूजिंग द कोलेट्रल जो आपके पास कोई कोई एसेट पड़ा हुआ है। ये कोलेट्रल क्या होता है? वो जो गिरवी में कोई चीज रखते हैं उसको कोलेट्रल कहते हैं, या फिक्स कर देना। अगर मैंने गलत बोला है तो उसको ठीक कर दे कोई और। मेरा ख्याल से गिरवी यही चीज है कि आपने अपनी कोई चीज जमा करा दी है एज अ कोलेट्रल and then you take it back when you pay them the money.
अब इंटरनेट, अदील आप कुछ कहने लगे थे? जी सर, मैं ही कह रहा था गिरवी, इसे बिल्कुल इसको गिरवी कहते हैं, या ज़्यादा टेक्निकल उर्दू बोलना जाते हैं तो रहन रखवाना कह देते हैं, गिरवी होता है। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू। तो ये इसका एक यूज केस मुझे जब मैंने एंटर हुआ हूँ ब्लॉकचेन में, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था यार यहाँ पर लोग क्या करते हैं, तो अब मैं देख रहा हूँ तो ये काफी कॉमन यूज केस है। आज गुड क्वेश्चन, बाय द वे गुड टू सी यू हियर। थैंक यू सर। सर वो काफ़ी ज़बरदस्त आंसर आपने दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है बड़ी कंपनीज के अंदर, मिड साइज कंपनीज के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर और स्टार्टअप के अंदर भी है, तो सर आप फिर अपना स्टार्टअप कब बना रहे हैं ब्लॉकचेन का? यार अभी तो मैंने 2 स्टार्टअप किए हैं, वो उनसे मैं थोड़ा ब्रेक ली है, एंड वर्किंग ऑन माय दिस कंपनी, एंड आई एम फुली ऑन with them right now, and I want to see them grow and be successful as well. So join me here in this startup. Actually by the way, मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में एक टीम बना रहा हूँ इंजीनियर्स की। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आसिफ जैसे अच्छे इंजीनियर हैं, तो मुझे रब्ता करें, आई वुड लाइक टू हायर यू। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं इनके साथ गोरे के ऊपर आपको करवाऊंगा। ज़्यादातर सारा का सारा जितना काम है वो ओपन सोर्स ही है। अच्छा सर, मेरा ये आजिफ के साथ वाला यही क्वेश्चन था। जब मेरी आपसे लास्ट वेबिनार में मुलाकात हुई थी, आप तब एल्गो लैब चला रहे थे, तो आज मैंने देखा कि आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया है, तो मैं भी इसको लेकर बड़ा क्यूरियस था कि हमने स्टार्टअप को छोड़ के कंपनी को गेम ज्वाइन किया। यार हाँ, मेरा वो जो एल्गो लैब है वो ऑनलाइन उसके कोर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन it was doing very well, लेकिन it was not enough, the business was not enough to that I can sustain my lifestyle, so I had to join some other company. So I tried to make it successful. I worked very hard, Azib worked very hard with me on that, लेकिन I needed to get back to work to provide for सर family. Yeah. मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। आपने मुझे कोर्स दिया था अपना, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और मैंने यूएसए में प्रोफेसर का इंटरव्यू भी क्लियर किया था। तो थैंक यू सो मच। लीड जबरदस्त यार, कोड का जबरदस्त, खुशी हुई सुन के कि किसी को फायदा हुआ था उस कोर्स का। थैंक यू फॉर टेलिंग दैट। सर, जो लोग आपके अंडर सीखना चाहते हैं उनका लिए क्या कुछ अनाउंस कर दें काइंडली। हाँ यार, ये मैंने अनाउंस किया कि आपने अम, अम, जो मैंने ये रिपो दी है इसको जाके देखें, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, इसकी कोई चीज़ को फिक्स कर दें, जाके डॉक्यूमेंट को, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट कर दें। तो आप जब जाके डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो तो मुझे नज़र आ जाएगा कि यार ये पुल रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तानी की तरफ से, आपका नाम नज़र आएगा मुझे। आप फिर मुझे रब्ता करें कि सर ये लिंक्डइन पे रब्ता करें कि सर ये मैंने देखें, मैंने कुछ काम किया है, ये मैंने आपको पुल रिक्वेस्ट भेजी है आपकी गोरिक में और दूसरी रिपो के अंदर, और मैं आपसे थोड़ी और हेल्प चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकूँ या वो चीज़ कर सकूँ, तो फिर मैं आपको आगे और गाइड कर सकूँगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ करें ताकि ताकि मुझे पता चले कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है या बस ऐसे ही मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है। लेकिन आप कोई भी चीज़ पूछें लिंक्डइन पे, आई विल ट्राई टू आंसर इट। Assalamu alaikum. Hello, sir. So I just looked you on LinkedIn and found you went to Salem University. I got into that university for bachelor's in computer science in English language. You should just study that university. Yes, Salem is one of the best universities in Europe. उसका जो वजह यह है कि वो theoretical computer science में AI के अंदर और graphics के अंदर के अंदर टॉप के हैं। वहाँ पर रिसर्चर्स बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर्स हैं। वो इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ RWTH आखन ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गए हुए हैं। लेकिन सालन इज आई कंसिडर इज बेटर यूनिवर्सिटी इन वन ऑफ द टॉप 5-7 यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप फॉर डूइंग कोर कंप्यूटर साइंस वर्क। तो अगर आपने रिसर्चर बनना है मास्टर्स करके, मे बी PhD भी करनी है, तो देन सालन इज़ वेरी गुड। सो कंग्रेचुलेशंस on getting into Salem University, और वो इंग्लिश में है या और जर्मनी में है, so it's very good. There is no fees over there as well. So आपने अपना खर्चा बस जो कराया वो निकालना है, बाकी एजुकेशन वहाँ पर फ्री है। Any other question?
अच्छा थैंक यू वेरी मच सर तौसीफ लियाकत। आई एम डॉक्टर रिजवान। सो मैं जी सर। डॉक्टर इधर आईकॉट ग्रुप में ही होता हूँ। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने बड़ा अच्छा वेबिनार दिया और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से देखें अंदाज़ा हो रहा है कितने इंटरेस्टेड हैं। यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और बल्कि अभी हम आपके साथ इंशाल्लाह प्लान भी कर रहे हैं एक हैकाथॉन करवाना आपके गाइडेंस के साथ। सो थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट एंड दिस एक्सीलेंट वेबिनार जो आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स के लिए दी है। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज ऑलरेडी वी आर हाफ एन आवर ओवर। सर तौसीफ को हमने पहले बहुत टाइम ले लिया। तो कोई लास्ट क्वेश्चन है तो पूछिए। जी हारून, and thank you, Dr. Rizwan, for setting for this platform. I think Pakistani students need this platform. I love the whole concept and जितनी achievements आप लोगों ने की हैं, it's amazing to see that we have platforms like that. जी हारून, नहीं नहीं आप। सर, थैंक यू। पीपल लाइक यू आर बेसिकली द मेन कंट्रीब्यूटर्स जो इस हेल्प में साथ चल रहे हैं। सो थैंक यू सर। जी हारून, फिर आदि ये लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हारून आप बोलिए। आई थिंक हारून आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी हारून बताइए। ओके, सो आई थिंक जब तक हारून अपना माइक सही करते हैं, एक जी। क्वेश्चन जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ये अपलोड भी हुआ है यहाँ चैट में। सुभान पूछ रहे हैं कि आप इससे पहले काफ़ी फैंग्स वगैरह में काम कर चुके हैं, तो योर मोटिवेशन टू लीव फैंग एंड जॉइन गोरा, क्या यानी कंपनसेशन बहुत बेहतर है, इनकी फैंग्स भी बेहतर है, वाकई ब्लॉकचेन इतना वो है, और ये या देयर वाज सम अदर थिंग? यार मैं ब्लॉकचेन में 2018 में भी आना चाह रहा था बिकॉज ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, लेकिन उस वक्त मुझे एंट्री नहीं मिली। तो आई वेंट टू एयरबीएनबी। एंट्री इस वजह से नहीं मिली, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो गहमा गहमी थी उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई थी जो कि फेक थी या जिनके पीछे कोई बेस नहीं थी। सो आई डिड नॉट लाइक, बास कंपनी के साथ मेरा हुआ रहा, लेकिन आई डिड नॉट लाइक कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, तो उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस दफ़ा मुझे थैंकफुली ये कंपनी ने रब्ता किया। उनको एक कर्नल इंजीनियर चाहिए था जो कि मेरा बैकग्राउंड था, और उसके बाद हमारी सेटिंग अच्छी हो गई। So these blockchain companies do pay a lot compared to other companies, but फैंग जितनी सैलरी नहीं आपको बनती, क्योंकि फैंग के अंदर देर इज आपको एक तरह का कैश मिल रहा होता है। जितने जितने आपके स्टॉक्स हैं वो भी आपको आप उनको कैश कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन कंपनीज हैं उसमें आपको सैलरी के अलावा टोकन्स मिल रहे होते हैं, और उस टोकन की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रिच होते हैं या कितने पैसे बनाते हैं। सो मॉनिटरी it can be a good place salary wise, but I think technology and smaller company, मेरा जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी वो एक तो स्मॉलर कंपनी थी। क्योंकि मैंने जब अपना स्टार्टअप किया तो उसके बाद मुझे उसके अंदर बहुत मज़ा आया। अपने स्टार्टअप में ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कर सकता था, किया था मैंने। और छोटी टीम के अंदर आई फेल्ट के आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव and have more impact in the world. फैंग के अंदर यह है कि it was very good experience wherever I worked, and I love the whole Meta and Microsoft and all these companies. लेकिन I wanted to taste other side जहाँ पर smaller company के अंदर and अपने स्टार्टअप करके मुझे लगा कि यार मैं इस स्टार्टअप में वो जो काम मैंने अपने स्टार्टअप में करने थे I can do those in this startup as well. So they enabled me to start a new office in Pakistan. So I started hiring. I already hired 3 people. I think I will be hiring 7 more people in Pakistan next few days. So उसके लिए अगर आपकी अच्छी कोई recommendations हों, मुझे resume वगैरह send करें। I'm trying to hire software engineers and also actually I'm also looking to hire a PhD doctor in Pakistan. अगर कोई PhD किसी ने की हो in blockchain, that will be so वो जो चीज़ है वो या multiple चीज़ें काम, ये लोग बहुत अच्छे हैं। I like them a lot. इनका background, so I get to work with very solid people. Same with Meta as well. Yeah, hope I answered the question.
No, absolutely, you did, sir. Thank you. Much appreciated. Fascinating, and all the best with your journey with Agoric and future endeavors. Thank you. Thank you everyone. बहुत मजा आया again, and take care. अपना ख्याल रखें और best, wish you all the best in your studies and careers. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच सर। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम वेबिनार को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।